हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम 12th क्लास के मैथ्स के पिछले सालों के आपके पेपर सोल्व करा रहे थे। तो अभी हम ना 2023 की जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करा रही। तो अभी हमने इसका सेट फर्स्ट सोल्व किया था। तो जिसने सेट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो उनको आप उस सेट को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि एक साल में ही 7 सेट होते हैं, तो ये अभी तक हमने एक सेट इसका सोल्व कराया। तो आज हमारा सेट सेकंड चलेगा। तो ये हमारी 12th क्लास की यूपी बोर्ड 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की क्लास है। तो चलिए ये अनसोल्व करते हैं हम। तो ये हमारा 2023 का सेट 2 है आज ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, सभी खंडों को हल कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है, पहले के हमारे 5 पार्ट होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, सभी खंडों को हल कीजिए। इसके 5 पार्ट मिलेंगे, सभी खंडों को हल करना, कोई भी छोड़ना नहीं है। यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट का कै का हमें सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट का कै का ये देखना इसका कौन सा पार्ट सही है, तो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो आप इसको रफ वर्क में सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये देखिए y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया इन्होंने 4t और x बराबर क्या दे रखा इन्होंने 4/t दे रखा, और dy/dx का मान निकालना। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लीजिए t के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम dy/dt निकाल लेंगे। तो dy/dt t का 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए t के सापेक्ष। तो किसका मान निकाल लेंगे, dx/dt का मान निकाल लेंगे। तो 1/t का भी t की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और इसमें से एक और घट जाएगा, तो यानी कि -1/t² आएगा इसका अवकलन। तो 4 तो है इसमें, -4/t² आ जाएगा। और हमें तो dy/dx निकालना, dy/dx निकालना। तो dy/dx किसके बराबर होता है, dy/dt बटे dx/dt के बराबर होता है। dy/dt का मान तो कितना है, 4 है, बटे में कितना -4/t²। t² ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो -t² आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, -t², यानी कि इसका पहला पार्ट ही सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का कै का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और लिख देंगे माइनस का कितना है, ये t²। चलिए अब इसका ख पार्ट देखिए। चलिए इसका ख पार्ट देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले वो करने की कोशिश करिए। जैसे मान लिया आपको दूसरे का मान लिया कोई सा पार्ट गैर नहीं आता या थोड़ा कम आता है, तो सबसे पहले वे क्वेश्चन करिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। कभी लगे कि आपने ये थोड़ा मान लिया कोई क्वेश्चन है आपको कम आता है और आपने टाइम उसी में वेस्ट कर दिया, तो ऐसे मत करिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उन्हें करिए। बाद में उन्हें देखिए जो मान लिया आपको कम आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनको बाद में करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले तो वे क्वेश्चन करिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं। अब जैसे मैं इसको सोल्व कराऊंगा, तो इसमें मैं तो वे क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे कि मान लिया लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 में से 1 करना, मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। तो मैं तो लगभग 124 नंबर का पेपर है, तो मैं तो सारा 124 का कराऊंगा। तो मैं तो 100 नंबर का करना, कुछ क्वेश्चन तो मैं छोड़ने भी हैं, तो मैं तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो ये वीडियो आपकी 3 घंटे से ज़्यादा की भी हो सकती है, और मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है और बताना पड़ता है ऐसे ऐसे है। तो ये वीडियो 3 घंटे से ज़्यादा की भी हो सकती है, परंतु आपको तो ये 3 घंटे से 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर लेना। तो ये मत सोचना कि सर पे ही 3 घंटे से ज़्यादा में हुआ, तो ऐसा नहीं, मुझे समझाने भी हैं और ज़्यादा भी क्वेश्चन करने। और बीच बीच में कुछ बातें भी आपको बतानी है। तो मेरा तो टाइम यदि मुझे सोल्व करने का आएगा मैं तो लगभग इसको 2.5 घंटे में ही सोल्व कर दूंगा, यदि सोल्व करने के लिए देंगे। पर थोड़ा समझाना भी मुझे है, कौन कैसे करना, गुना कैसे करनी, व्यू है। तो चलिए अब तुम लोग ख पार्ट पे ध्यान दीजिए। ख पार्ट में 1 का ख पार्ट है
ए दे रखा, बी दे रखा, तो हमें किसका मान पूछा इन्होंने, बी ए का मान पूछा। तो इसका ऑप्शन बताना कौन सा सही है इसका, ठीक है। 1 का ख, 1 का कौन सा पार्ट ख, तुम्हें क्वेश्चन नहीं उतारना वहाँ पे, तुम्हें तो बस सीधा लिखना 1 का ख का जोन सा भी पार्ट सही है बस वो लिख देना कि फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, रफ में इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं करना कि कभी सोचो क्वेश्चन नहीं उतारोगे, क्वेश्चन तुम्हें नहीं उतारना वहाँ पे, ठीक है। चलिए 1 के ख में बी ए का मान निकालना, तो चलिए बी ए का मान निकालते हैं। बी ए बराबर बी का मान रख दीजिए 1 0 0 -1, ए का मान बोलिए 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करिए फर्स्ट पंक्ति की फर्स्ट, ठीक है, स्तंभ में, पहले पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट की पहले में गुणा करते हैं। 1 0, 1 के 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 की 1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करते हैं 1 × 1 1 और 0 गुणा 0 0, ये पहले की पहले में दूसरे की दूसरे में करते हैं, इस तरीके से गुणा करते हैं आव्यूह की गुणा। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में 0 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो -1 आएगा, 0 की 1 में करेंगे तो 0 आएगा और -0 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 0 1 -1 0। देख लीजिए कौन सा ठीक है, देखना भैया कौन सा सही है। ये सही है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो पहले का ख का आपको बस सीधा ये लिखना फोर्थ पार्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो ये लिख दीजिए क्या है ये फोर्थ पार्ट 0 1 -1 और 0, ठीक है। तो वो रफ में करना, क्वेश्चन उतारना नहीं है, सीधा आपको बस ये लिखना ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। चलिए अब इसका गैप पार्ट देखिए, चलिए अब गैप पार्ट देखिए। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी वैसे आसान सही क्वेश्चन है। ये वक्र दिया x की x बराबर 0 पर अभिलंब की हमें क्या निकालनी, ढाल निकालनी। तो देखिए आपको स्पर्श रेखा की ढाल पता होगा, स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है, वो किसके बराबर होती है dy/dx के बराबर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर निकालना, तो dy/dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो ये 4x आ जाएगा प्लस 3 sin x का अवकलन कितना होता है cos x, ठीक है। तो किस पर निकालना, x बराबर 0 पर निकालना। तो x बराबर x की जगह 0 रख दीजिए, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, cos 0 का मान 1 3 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की ढाल ये आ गई। तो इसमें तो अभिलंब की ढाल पूछी, अभिलंब की ढाल उल्टा कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। तो ये बताइए अभिलंब की ढाल कितनी आएगी, माइनस की कितनी आ जाएगी 1/3। तो कौन सा सही है इसका, -1/3। तो आपको लिखना, देखिए कभी कभी आप लिख देते हैं बस गई लिख देते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन पहले लिखना, 1 लिखना गै लिखना और फिर लिख देना -1/3। या कोई क्वेश्चन आप सोल्व करना भी प्रारंभ करते हैं, जैसे मान लिया आप दूसरा क्वेश्चन दूसरे का क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लिख देना चाहिए दूसरे का कौन सा पार्ट है कै। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, बस कई लिख देते हैं। तो भैया क्या, तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं कौन से का क्या है। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना उस पर यहाँ पर लिख देना चाहिए दूसरे का क्या है या तीसरे का क्या है, ठीक है। वैसे तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है कोई भी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आसान सा क्वेश्चन था ये कर दिया। अभी तुम इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए 1 का घ, और देखिए जैसे कि आप अनसोल्ड ये करने बैठोगे तो जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है, उसको तो खुद से करके देखना, ठीक है। जैसे मान लिया ये 3 घंटे की या जितने घंटे की भी वीडियो बनेगी, ऐसा नहीं कि आपको सारी की सारी वीडियो देखनी। तो जो क्वेश्चन आपसे ना आता हो केवल आप उसका सोल्यूशन देखना यहाँ पे, इनकी खुद से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस इस तरीके से करिए कि भैया 3 घंटे में आप लोग इसको कंप्लीट कर दो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन पेपर करना आता है और उसकी स्पीड नहीं होती, जो कि वो 3 घंटे में नहीं कर पाता या लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देता है, जिससे कि आपके मार्क्स काफ़ी कम रह सकते हैं। और वो बाद में ही करता है, ज़्यादातर सभी यही करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करते हैं और आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, ठीक है, वो हुए नहीं। तो इस तरीके से आपके काफ़ी कम नंबर रह सकते हैं। तो इसीलिए
इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दो। जो भी अनसोल्ड दे रखी तो ये आप अनसोल्ड ले लीजिए और अनसोल्ड को सोल्व करके देखिए और देखिए 3 घंटे में आपसे क्वेश्चन पेपर हल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। और मान लिया कोई शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आ जाता है तो उसको बाद में करके पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग भी। मान लिया 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के कोई क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आ गए। ठीक है। और इससे तो अच्छा ज़्यादा टाइम उसमें ना लगा के आप लॉन्ग क्वेश्चन करो, वहाँ पे आप 1 या 2 नंबर मिलेंगे और 8 नंबर का करोगे तो आपको 8 मिलेंगे। ठीक है। तो उनको करने के बाद फिर जिसमें ज़्यादा टाइम लगता हो उसको आप बाद में कर सकते हैं जब टाइम बचेगा। ठीक है। तो उसको तरीके से आप लोग क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। ठीक है। तो चलिए ये आसान सा क्वेश्चन है, गह पार्ट दे रखा, इसका मान बताना इस इंटीग्रल का, इस इंटीग्रल का मान। तो हम इसको इंटीग्रल का मान जानते हैं कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। इस इंटीग्रल का मान कितना होता है, tan इनवर्स x। लिमिट कितनी, 1 से लेके कितनी, √3। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, tan इनवर्स √3 आ जाएगा और माइनस के कितना, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 यानी कि tan 60 का मान होता है। ठीक है। tan 60 मतलब कितना आएगा, π/3। ये बताइए कितना होता है, π/4 होता है। एलसीएम ले लीजिए कितना, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4π माइनस कितना, 3π, यानी कि कितना आंसर आएगा, π/12। तो कौन सा सही है, सेकंड सही है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 1 लिखना और 1 का ख लिखना और π/12 लिखना, बस केवल ये लिखना आपको क्वेश्चन पेपर। ठीक है। क्वेश्चन को नहीं उतारना, सीधा सीधा आपको ये लिखना, उसको रफ में सोल्व करके देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 का डे मापांक फलन f सच दैट r इंटू आर प्लस। r का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और r प्लस का मतलब होता है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। f(x) बराबर मॉडुलस x फलन द्वारा प्रदत्त वह होगा। अब ये देखना कैसा फलन होगा ये, एकैकी तथा आच्छादक, बहु एकैकी तथा आच्छादक, एकैकी तथा आच्छादक नहीं, बहु एकैकी तथा आच्छादक नहीं। तो देखिए जो हमें ये फंक्शन दे रखा, f को कोई फंक्शन दे रखा, r से किस में दे रखा, r प्लस में दे रखा। तो जो इसका डोमेन है वो कौन है, r, और जो इसका कोडोमेन है वो कौन है, r प्लस। ठीक है। यदि मैं देखिए इसके अंदर है सारे रियल नंबर्स, इसके अंदर सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। तो यदि मैंने भाई, और f(x) बराबर क्या दे रखा इन्होंने, f(x) बराबर दे रखा इन्होंने मॉडुलस x। तो यदि मैंने x का मान 1 लिया, x का मान कितना लिया, 1, तो f1 का मान 1 के बराबर आएगा। तो 1 की मैपिंग किससे बनेगी, 1 से बनेगी। ठीक है। 1 का जो प्रतिचित्रण होगा कौन होगा, वो 1 ही होगा। और यदि मैंने -1 लिया, क्योंकि ये रियल नंबर से, रियल नंबर में माइनस भी आता है। ठीक है। तो यदि मैंने f-1 लिया, f-1 लिया, तो मॉडुलस से +1 ही आएगा। तो -1 का जो प्रतिचित्रण होगा वो किससे होगा, 1 से ही होगा। -1 पे भी 1 आ रहा, और f1 का मान निकाल रही, f1 का मान मॉडुलस 1 से भी 1 ही आएगा। ठीक है। और ऐसी देखिए, तो ये बहु एकैकी तो है ही, एकैकी तो नहीं है, मतलब 2 एक से मिल रही जाके। ठीक है। और भी देख सकते हैं, जैसे ये मान लिया 2, 2, तो 2 का मॉडुलस 2 ही होता है, -2 का भी 2 ही आएगा। ठीक है। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा, इधर कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट इधर खाली नहीं रहेगा। और तो ये आच्छादक भी है। देखिए आच्छादक तब नहीं होता, आच्छादक तब नहीं होता तब यदि इसका कोई एलिमेंट इसके एलिमेंट द्वारा, ठीक है, यानी कि उसका कोई इससे मैपिंग ना बने। यदि मान लिया कोई भी खाली रह जाए, जैसे कोई यहाँ पे देखें, मान लिया √2 देखें, √2 देखते हैं, खाली रहेगा नहीं रहेगा, तो x की जगह √2 का मॉडुलस √2, तो √2 की √2 से ही बनेगी, क्योंकि √2 भी कैसी संख्या है यहाँ पे,
वास्तविक संख्या है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो ये आच्छादक भी है। और बहुएकैकी है, तो ये बहुएकैकी आच्छादक है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट सही है इसका? सेकंड पार्ट सही है। ठीक है, और यदि आर से आर में दे देता, यदि देखना आर से किस में दे देता? आर में। ठीक है, सपोज हमने मान लिया वैसे ही भाई एफ सच दैट आर से किस में दे देता? आर में, तो इसका डोमेन भी कौन होता? आर, और को डोमेन भी कौन होता है इसका? आर, और एफ एक्स बराबर कितना? मॉडुलस एक्स। तो इसमें माइनस के एलिमेंट रह जाते हैं, जैसे कि -2, इसमें -2 भी आता, और -2 जो इसका को डोमेन का एलिमेंट है, ये किसी के साथ भी नहीं बनाता ये। ठीक है, यानी कि इसके एलिमेंट का किसी से भी प्रतिचित्रण नहीं होता। तो इस कंडीशन में यदि आर से आर होता तो ये आच्छादक ना होता। ठीक है, माइनस भी, क्योंकि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स है। मान लिया 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, -1 लेंगे तब भी 1 आएगा। तो माइनस वाले की नहीं किसी की बनेगी, क्योंकि माइनस का हमने 2 भी ले लिया, तो 2 की यहाँ 2 रखूँगा तो 2 से तो 2 ही आएगा, और -2 भी लूँगा तो तब भी प्लस का 2 ही आएगा। -2 का मॉडुलस +2 ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस वालों के जितने भी एलिमेंट हैं उनका किसी के साथ प्रतिचित्रण नहीं होगा। तो यदि आर से आर है तो तब आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो आर से आर प्लस में है, तो इसमें सारे प्लस के लेने, तो ये बहुएकैकी और आच्छादक फलन है। तो कौन सा पार्ट सही है इसका? सेकंड पार्ट इसका सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट हैं, कै, खे, गे, ठीक है, घे और डे। तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो ये भी जो 2 है, दूसरे का भी टोटल, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो चलिए इसका सबसे पहले कै पार्ट देखिए। ये इंटीग्रल करना हमें, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका दूसरे का कै, दूसरे का कै। ठीक है, आप इसको ब्लैक पेन से लिखना, दूसरे का कै सोल्व कर रहे हम। ये आपको क्वेश्चन नहीं लिखने, ठीक है, बस ये लिखना दूसरे का क्या लिखना। ठीक है, और इंटीग्रल किसका करना हमें? x² sin x³ का करना। तो आसान से इंटीग्रल है ये। x³ को क्या मान लीजिए, इसमें t मान लीजिए, x³ का डिफरेंशिएशन x² इसी में मिलेगा। ठीक है, तो माना x³ बराबर t। देखिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनमें तुम इसको देखने में टाइम वेस्ट मत करना। तो सबसे पहले आप लोग अनसोल्ड लेना, अनसोल्ड में इस सेट को देखना, उसको खुद से हल करना, और जो क्वेश्चन आपसे ना आते हों केवल आप उनको देखना। ठीक है, तो चलिए इसका अवकलन करिए। इसका अवकलन करेंगे तो कितना? 3x² dx बराबर dt, x² dx बराबर dt/3 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल देखिए क्या बचेगा। इसको ऐसे थोड़ा सा साइड में करके लिखते हैं। ठीक है, फिर x² और dx तो बनाएंगे dt/3, x³ की जगह t रखना, तो ये आ जाएगा भैया sin t, और dt/3 1/3 शुरू में आ जाएगा, और इंटीग्रल कितना बच जाएगा? sin t dt, sin t का कर दीजिए, sin t का माइनस cos t होता है, कितना होता है? माइनस की cos t, और प्लस क्या जोड़ देंगे? c। तो कितना आंसर आ गया? माइनस की 1/3 cos t प्लस c, t का मान वापस रख दीजिए। ठीक है, माइनस की 1/3 cos x³ प्लस c, इसका आंसर आ गई। ठीक है, अब इसका ख पार्ट देखिए। चलिए दूसरे का ख पार्ट देखिए। यदि सदिश ये दे रखा और ये दे रखा परस्पर लंबवत हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दो सदिश जब लंबवत होते हैं तो क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे का ख पार्ट है, दूसरे का ख पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है? ख पार्ट। तो इस वेक्टर को कुछ मान लीजिए, ए वेक्टर तो मत मानना, क्योंकि ये वेक्टर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें ए तो दे ही रखा। ठीक है, तो कुछ और मान लीजिए इसको। ठीक है, माना
बी मान सकते हैं, माना बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस ए के। ये वेक्टर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये तो दे ही रखा है इसमें, इसको सी वेक्टर मान लीजिए। सी वेक्टर बराबर कितना i प्लस 4j प्लस के। लिखेंगे चूंकि बी वेक्टर तथा सी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर कैसे हैं ये, लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत हैं, तो तब बताइए क्या आएगा, बी डॉट सी बराबर 0 के बराबर आएगा। बी डॉट सी बराबर 0, बी का मान लिख दीजिए 2i प्लस जे माइनस ए के, डॉट सी का मान रख दीजिए i प्लस 4j प्लस के बराबर 0। ठीक है, देखिए दो सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं इसको, तो एक अदिश राशि के बराबर आता है। ठीक है, तो ये 0 के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, 0 स्केलर आएगा। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, i डॉट i 1 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। वैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i डॉट j 0 होता है और वो k वाला भी 0 होता है, तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, j का j के साथ, j डॉट j 1 और 4 बचेगा, प्लस के कितना बचेगा ये 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के a आएगा बराबर कितना 0, 4 और 2 6, माइनस a बराबर 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 6। तो एक नंबर का क्वेश्चन है वो उसके सामने लिख देंगे, कितने नंबर का, जो भी जितने नंबर का क्वेश्चन है उनके सामने लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये दूसरे का ख पार्ट। तो हर क्वेश्चन में जैसे भी सोल्व करोगे तो आपको लिखना चाहिए दूसरे का ख। कभी कभी कुछ बच्चे लिख देते हैं ख नहीं लिखना, मतलब पूरा लिखना, क्योंकि ख तो भैया कई सारे इनके हैं, दूसरे का ख इस तरीके से आपको लिखना। ठीक है, और चाहो तो बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 का ख ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ग पार्ट देखिए। चलिए दूसरे का ग देखिए, ये भी आसान से क्वेश्चन दिया है, ये कोई अवकल समीकरण है, इसको हमें हल करना, तो यानी कि हमें y का मान निकालना। ठीक है, इसको हल करना, तो इसको हल करने के लिए ठीक है इसमें सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल, y वाले अलग इकट्ठे हो जाएंगे और x वाले अलग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, पहले तो लिख लीजिए जो दिया है, dy बाई dx बराबर क्या दे रखा है, x प्लस e की पावर x बटे y। इसे इधर ले आओ, y dx बराबर x प्लस e की पावर x dx। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करिए, इंटीग्रल का साइन आ जाएगा, y dy होगा ये तो भाई, y dy है ना, y dy बराबर इंटीग्रल x प्लस e की पावर x इंटू dx। कर दीजिए समाकलन इसका, y स्क्वायर बाई 2x का कर दीजिए x स्क्वायर बाई 2 e की पावर x का e की पावर x, और प्लस c कह सकते हैं या c बाई 2 जोड़ सकते हैं, बाई 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए सारे में, तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x प्लस c, या ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, c भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो या ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे का घ पार्ट देखिए। चलिए दूसरे का घ देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या दे रखा है उन्होंने, साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या दे रखा, tan इनवर्स x दे रखा, और किसका मान ज्ञात करना, हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना। तो जब ये tan इनवर्स x है तो इसे भी tan में बनाइए, साइन इनवर्स का tan में फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स x का tan में, और यदि तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला ठीक है बना सकते हैं भाई, साइन क्या होता है
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बटे में कितना इसके 1, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी भुजा में से घटाते अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स x का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को किस में चेंज कर दीजिए, tan में चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा भैया tan इनवर्स x की जगह कितना 1/2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 का 1 बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा बराबर कितना tan इनवर्स x। हमें तो x का मान निकालना, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/2, 2 दूनी 4 में से 1 घटा देंगे 3, ठीक है, रूट 3 बटे 4 आ जाएगा बराबर कितना tan इनवर्स x, ठीक है। रूट से बाहर निकल के तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ बराबर चल रहा तो यहाँ पे इम्प्लाइज के साइन लगाया करो, यहाँ पे बराबर मत लगा देना। यदि बराबर आगे चल रहा तो यहाँ पे कैसे साइन लगाएंगे, इम्प्लाइज करके, ठीक है। बिल्कुल हर क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो तभी आपको मतलब फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना। तुम क्या करते हो सभी, या तो कुछ भी नहीं लगाते, या यहाँ पे बस बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो ऐसा वो गलत हो जाएगा यदि तुमने यहाँ भी बराबर लगा दिया, क्योंकि बराबर यदि इधर चल रहा तो यहाँ कैसा इम्प्लाइज का साइन लगा के चलना, ठीक है। इम्प्लाइज नहीं लगाते तो या भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप याद ध्यान रखना। tan इनवर्स 1/2 रूट 3/2 बराबर tan इनवर्स x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये भैया तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, लिख देना यहाँ पे तुलना करने पर, ठीक है, 1/√3, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका डे पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट देखिए इसका दूसरे का, और ये फार्मूला साइड में लिख देना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को करोगे जहाँ पे हमने ये यूज़ किया तो यहीं पे लिखना, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर किसके होता है, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरे का डे। ए ये कोई आव्यूह दे रखा, बी आव्यूह दे रखा, a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दूसरे का कौन सा पार्ट है, डे पार्ट में a बराबर क्या दे रखा 2 3 4 2, b बराबर क्या दे रखा 1 माइनस 2 3 5 दे रखा। तो a प्लस बी ज्ञात करना। तो पहले a प्लस बी निकालिए, पहले a का मान लिख लेना यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा करके, भाई डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं वैसे तो, पर थोड़ा सा ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ काफ़ी बच्चे ने मेहनत कर रखी, ठीक है। 1 3 माइनस 2 5, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 और 2 कितना 7। फिर क्या निकालना, a माइनस बी निकालना, 2 4 3 2 माइनस बी का मान 1 3 माइनस 2 और कितना 5। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, 2 में से -5 जाएंगे माइनस के 3, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सभी खंड हल करने। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा
वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। मार्क्स इसके सामने लिख देते हैं कितने नंबर का है, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर 10 नंबर का होगा, इसके भी 5 पार्ट होंगे और सभी के सभी हमें करने ही। चलिए, तो इसमें देखिए y बराबर दे रखा और ये सिद्ध करना, आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी। y बराबर क्या दे रखा है, कोस थीटा प्लस b साइन थीटा दे रखा और ये सिद्ध करना। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है, थीटा ही दे रखा होगा, ये दोनों या तो थीटा होंगे, थीटा स्क्वायर ही आएगा ये, ठीक है, थीटा स्क्वायर, थीटा में थीटा के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर y का कर दीजिए dy बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे, ए कोस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, प्लस का b साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा। समीकरण आ जाएगी सेकंड। अब समीकरण सेकंड का भी अवकलन कर दीजिए, समीकरण सेकंड का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना d2y बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर ए साइन थीटा का आ जाएगा कोस थीटा प्लस बी, कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये देखिए किसके बराबर है, y, तो इसकी जगह y रख देंगे, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस y, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, करिए, ठीक है। जो सिद्ध हुआ उसको थोड़ा इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं और लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक है। चलिए अब इसका ख पार्ट देखिए, तीसरे का ख देखिए, असम्य का 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना। तो सबसे पहले हम लिख लीजिए, ये असम्यिका हमें दे रखी और दी हुई असम्यिकाओं को सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है ये, दी हुई असम्यिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले इन्हें समीकरण के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 फर्स्ट, ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये सेकंड आ जाएगी, ठीक है। x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, तो x और y दोनों 0 से बड़े, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो इसमें इनको हमने समीकरणों को समीकरण के रूप में लिख लिया। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है, इनको खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो समीकरण 1 से बताइए क्या क्या बिंदु आएंगे। समीकरण 1 से इसके 2 बिंदु निकाल लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, x और y ले लीजिए इसमें, ठीक है, x y, ठीक है। इसमें y को 0 रख दीजिए, y को 0 रखेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, यदि मैंने 0 रखा तो x बराबर आएगा 4, और x को 0 रखा, 4 3 12, तो कितना आएगा 3, ठीक है। इसके बाद समीकरण सेकंड से टेबल बना लीजिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे समीकरण सेकंड
से एक टेबल बना लीजिए। एक्स और वाई ले लीजिए इसमें। एक्स और कितना वाई, चलिए वाई 0 रखेंगे। वाई कितना रखेंगे 0, तो 4x इक्वल टू 12, 4 तिया 12, 3 आएगा ना। एक बार x को 0 लेंगे 4 आएगा, तो ये बिंदु आ जाएंगे। दी हुई असमिकाओं को आलेख पर खींचने पर, दी हुई असमिकाओं को आलेख पर खींचने पर, चलिए आलेख पर खींच दीजिए इनको। ठीक है, तो आलेख पे देखिए किस तरीके से खींचेंगे इनको। ठीक है, एक्स अक्ष मान लीजिए इसको, एक्स अक्ष, वो इसको मान लीजिए वाई अक्ष। जो भी बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक्स बड़ा है 0 से और वाई भी बड़ा है किससे? 0 से। तो सबसे पहले 4 0, ठीक है, 1 2 3 4, ये बिंदु कितना आ गया? 4 0 0 3, 1 2 और ये 3, ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0 3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। स्ट्रेट लाइन, चलिए मैं स्केल से खींच देता हूँ ये। चलिए भैया इसको मिला दीजिए दोनों बिंदुओं को। ठीक है, अब ये देखना इस बिंदु, इस लाइन के, भाई यहाँ बराबर तो है नहीं, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू है, तो इस लाइन के या तो इधर का क्षेत्र आएगा या ऊपर का क्षेत्र आएगा। तो देखना पड़ेगा किधर का क्षेत्र आएगा इसमें। तो ये बताइए, यहाँ पे पॉइंट 0 0 है इसके इधर, तो 0 0 पॉइंट ने यदि पहले वाले को सेटिस्फाई कर दिया तो एरो इसके तीर के निशान नीचे को लग जाएंगे, यानी कि नीचे का क्षेत्र आएगा। देखते हैं 0 0 रख के, चलो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे 0 रख दिया। 0 छोटा होता है 12 से, सही बात है। तो 0 0 ने इसको क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। तो इसके जो एरो के निशान लगेंगे, तीर के निशान लगेंगे, वो किधर को लगेंगे? नीचे को लगेंगे, नीचे को लगेंगे। ये सारे जो एरो तीर के निशान है किधर को लगेंगे? नीचे को। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 0 3 0 3, ये आएगा 0 वो 3 0 सॉरी 3 0 0 4, ये ऊपर आएगा यहाँ एक बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। चलिए भैया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक ये रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखना इसमें किधर का लेना, देखना नीचे के लेने या ऊपर के लेने। इसमें भी 0 0 रख के देख लो, इसमें 0 रखो या 0, तो 0 छोटा होता है 12 से, ये भी बात सही है। तो 0 0 यहाँ पे है, जरूरी नहीं 0 0 लो, इस लाइन के इधर का पॉइंट लेके देख लो या ऊपर का लेके देख लो। यदि इधर वाले ने सेटिस्फाई कर दिया तो एरो इधर को लगेंगे, ना करा तो ऊपर को लग जाएंगे। ठीक है, तो नीचे को लगेंगे, तो नीचे को लगेंगे तो ये आ जाएगा। जो ये लाइन खिंच गई इसके ऊपर तो नहीं लगाना कोई, यहाँ पे नहीं लगाने हमें, मतलब इसके इधर के और इसके इधर के। और x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। ठीक है, x 0 से बड़ा तो x 0 से बड़ा तो ये इधर को लगेंगे, x 0 से बड़े के। ठीक है, y 0 से बड़ा तो इसके ऊपर को लगेंगे। इन्हें तो चाहे ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं है इन्हें तो। ठीक है, और चाहो तो लगा सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन भाग आ जाएगा ये इन असमिकाओं का सॉल्यूशन आ जाएगा, इसके इधर के, इसके इधर के।
तो यहाँ ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा, दी हुई असमीकरणों का हल आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन है ये, कर लीजिए। इसके बाद इसका गैप पार्ट करेंगे। चलिए, गैप पार्ट तो सिलेबस में नहीं है। अब इसका गैप पार्ट देखिए। गैप पार्ट में एक सारणी का क्वेश्चन दे रखा था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब इसका कौन सा पार्ट देखिए, गैप पार्ट देखिए। ठीक है, हमें इसमें तीसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए होते हैं और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल तीसरा जो होता है 8 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। तीसरे का गैप पार्ट देखिए। यदि ए और बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए, इसमें ए और बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह दे रखे हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तो वह कहलाते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए, उन्हीं का इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, इनवर्स बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। देखिए, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। तो इसने पहले लिख रखा है ए और बी कैसे आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, यानी कि उनके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तभी तो इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और कितने कोटि के हैं वो, n कोटि के, यानी कि n/n के आव्यूह हैं। तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आसान सी थोड़ा मैं ये। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए, इसमें लिख दीजिए वी नो दैट। देखिए, हम ये जानते हैं a इंटू ए इनवर्स हो तो किसके बराबर होता है, आई के, या b इंटू बी इनवर्स हो तो वो इकाई आव्यूह के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं। तो इसमें लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट। हम ये जानते हैं ए बी और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के। ए की जगह मैंने ए बी ले लिया और ए बी का इनवर्स। ठीक है, कोई आव्यूह हो और उसका इनवर्स हो तो वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें दोनों ओर ए इनवर्स से गुना कर दो, दोनों और ए इनवर्स से गुना करने पर, चलिए ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई के बराबर होता है। या इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स बराबर। देखिए, आई हमारा इकाई आव्यूह होता है, आई की गुना किसी में भी करेंगे तो उसी आव्यूह के बराबर आएगा। ठीक है, आई ए कह दीजिए या ए आई कह दीजिए। आई एक इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, उसकी किसी भी आव्यूह में गुना करते हैं तो उसी के बराबर होता है। और ए इंटू ए इनवर्स हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये तो किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई बराबर किसके होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, इस साइड के। तो चलिए मैं ये मिटा ही देता हूँ। ठीक है, पर इनको सबको याद रखना, आसान सी थोड़ा में बिल्कुल। अब इसका मान रख दीजिए, ए इनवर्स ए आई के बराबर होता है तो ये आई बी हो जाएगा, आई बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर कितना, ए इनवर्स लिख देंगे, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए बराबर किसके होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, आई बी का मान बी के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। आई की तो किसी में भी गुना करो उसी के बराबर आएगा। तो ये भैया ए बी का इनवर्स आ जाएगा बराबर कितना, ए इनवर्स आ जाएगा। क्यों कर दिया ये हमने, क्योंकि हम जानते हैं आई बी बराबर किसके होता है, बी के। अब दोनों और बी इनवर्स से गुना कर दीजिए, दोनों और। ठीक है, इस साइड में करना, राइट साइड में, दोनों और। ठीक है, बी इनवर्स
से गुणा करने पर बी इनवर्स से गुणा कर दीजिए, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ठीक है, किससे गुणा कर रहे हैं अब हम, बी इनवर्स से, यानी कि इस साइड में गुणा करना, क्योंकि हमें बी इनवर्स से इनवर्स लाना ना, हाँ तो इस साइड में गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, और कितना, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, और बी इनवर्स इंटू बी बराबर आई के बराबर होता है, तो आई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और आई की किसी में भी गुना करेंगे तो उसी के बराबर आ जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, तो आसान सी थ्योरम है, ये कर लीजिए, कई बार आई है एग्जाम में। तो तीसरे के कितने पार्ट थे आपके, 4 पार्ट थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो ये तीसरा जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 का क्या ये नहीं रखा, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वैसे तो आपको याद ही होगा स्पर्श रेखा वैसे कैसे निकालते थे भाई, इसमें पहले हम निकालते थे dx बटे dt। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना, तो फिर भी चलो थोड़ा सा देख लो, इसको बता देता हूँ। निकालते कैसे थे स्पर्श रेखा का समीकरण, यहाँ से dy बटे dt निकालते थे, dy बाई dt निकाल के दोनों को भाग करके dy बाई dx का मान निकालते हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, और इसको dy बाई dx को x t बराबर पाई बाई 2 का निकालना। और स्पर्श रेखा का समीकरण वैसे तो आपने पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, x बराबर किस पे निकालना, पाई बाई 2 पे, और x माइनस x1 होता था, ठीक है। y1 का मान ये रखना, x1 का मान ये रखना, यहाँ से इसका मान रख के फिर x की जगह नहीं t की जगह पाई बाई 2 रख के स्पर्श रेखा का समीकरण ऐसे निकलता था, पर अब तो सिलेबस में नहीं है तो इसको तो छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख पार्ट देखिए। चलिए 4 का ख पार्ट देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालने पर टोटल कितनी स्थिति होती है, 6 गुना 6 36 स्थिति होती है, ठीक है। यदि उनकी सतहों पर आय अंकों का योगफल कितना है, 6 है, तो ये दे रखा, यदि उनकी सतहों पर आय अंकों का योगफल कितना 6 है, तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सहसर प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी इन्होंने, ठीक है। तो चलिए इसका हल देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए भी हैं प्रायिकता चैप्टर में, ठीक है। तो 4 का कौन सा पार्ट है, ये ख पार्ट। तो इसमें मान लीजिए, इसमें मान लेना, माना कम से कम 4 आने की घटना को ए मान लीजिए, माना ए घटना, ठीक है, कम से कम एक 4 अंक आने की है तथा बी घटना अंकों का योगफल 6 है, तथा बी घटना सतहों पर अंकों का योगफल 6
है। ठीक है, तो देखिए जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है, यानी कि इसका मतलब हमें किसका मान निकालना, देखिए जो दिया हुआ होता है वो बटे में जाएगा, यानी कि और जो पूछा होता है तो पी ए बटे बी का मान पूछा, तो जिसकी प्रायिकता पूछता है, जैसे हमने ए माना कम से कम 4 अंक आने की घटना है ये, ठीक है, और जो दिया हुआ है उसको बटे में लेते हैं, यानी कि इसका किसका मान पूछा इसने, पी ए बटे बी का मान पूछा। और ये हम जानते हैं क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे किसके बराबर होता है, पी बी के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले निकाल लीजिए, ए का मान निकाल लीजिए। ठीक है, किसका मान निकाल लीजिए पहले, ए का मान। तो या पहले इसमें तुम निकाल लीजिए, कुल स्थितियाँ निकाल लीजिए, पासे को फेंकने पर कुल स्थितियाँ। ठीक है, कितने पासों को, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल स्थितियाँ, एक पासे को 2 बार फेंकने पर या उछालने पर, जो भी दे रखा, चलिए उछालने पर दे रखा तो उछालने पर लिख दीजिए, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी आएंगी भैया, एक पासे पे कितनी स्थिति होती है, 6। ठीक है, तो 6 गुना 6 आएगी, 2 बार उछाल रहे तो कितनी आएंगी यहाँ पे स्थिति इसकी, 36 आएंगी। ए में देखना, ए में हमने घटना को क्या मान रखा, कम से कम 1 4 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है 1 4 आ जाए, 2 4 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 4 भी हो सकता है भाई, कम से कम 1 तो है ही इसके अंदर भी, 5 4 आ जाए। ठीक है, 6 4 आ जाए, तो अब शुरू में 4 ले लीजिए, 4 1 भी आ सकता है, कम से कम 4 तो इसमें भी है, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 4 4 तो ले चुके हैं हम, 4 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 4 6। तो ये स्थितियां हैं जिनमें कम से कम 1 4 तो है ही। ठीक है, अब देखना बी हमने क्या घटना मानी, बी घटना हमने ये मान रखी, जो उनका अंकों का योग है वो 6 आना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए 6 किस किस तरीके से आ सकता है, 1 5, 1 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 1 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और देखना 2 6 आ सकता है, कितना आ सकता है, और वो 2 4। ठीक है, 2 4 को जोड़ना, उनका योग क्या आना चाहिए, 6, बिल्कुल आएगा। 3 3 आ सकता है, कितना, 3 3 आ सकता है, और बताइए कितना आ सकता है। ठीक है, 4 2 आ सकता है। ठीक है, 4 और 2 6, 5 1 भी हो सकता है। तो इनका जो योगफल है, बी हमने कौन सी घटना मानी थी, सतहों पर अंकों का योगफल 6। ठीक है, सतहों पर यानी कि फर्स्ट बार में कितना है, 1, और इसमें 5, इनका योग 6 6 6 6 ही आ रहा। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, 2 4 मिलेगा भैया, कम से कम 1 4 देख लो, कम से कम 1 4 इसमें भी है, तो ये 2 4 आएगा। ठीक है, और 4 2 भी आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, 4 2। अब इनकी प्रायिकताएं निकाल लीजिए। चलिए प्रायिकताएं निकालिए, एक ही निकालना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पी ए की जो प्रायिकता आएगी वही टोटल स्थिति कितनी, 11 ए के अंदर, और जो टोटल स्थिति हैं 2 पासों को फेंकने पर 36, तो 11 बटे 36। पी बी निकालिए, पी बी का मान 1 2 3 4 5, 5 बटे 36। प्रायिकता इनके इंटरसेक्शन के निकालिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालिए, इसमें कितनी स्थिति, 1 2, 2 बटे 36, 2 बटे 36। अब अभिष्ट प्रायिकता लिख दीजिए, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता किसका मान निकालना था हमें, इसमें पी ए बटे बी का मान निकालना। पी ए बटे बी का फॉर्मूला बोलिए, पी
ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना पी बी। पी इंटरसेक्शन बी का मान देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये रहा 2/36 था ये, 2 बटे कितना था ये 36 बटे पी बी का मान बताना 5/36। 36 से 36 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2/5। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं बैच में, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 4 पार्ट हैं 8 नंबर के। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो, 4 का गया देखिए, रेखा का सदिश समीकरण याद करना। इस रेखा का क्या निकालना हमें, सदिश समीकरण। ठीक है, तो रेखा देखिए क्या दे रखी इन्होंने, रेखा दे रखी x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर x + 6/2 बराबर हम मान लेते हैं लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इसका सदिश समीकरण निकालना। तो सदिश समीकरण क्या होता है, r वेक्टर बराबर होता है xi + yj + zk। तो x y z के मान निकालने पड़ेंगे, पहले और लास्ट वाले को लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से x + 3 बराबर 2 लैम्डा। इससे बोलिए y - 5, 4 इधर चला जाएगा 4 लैम्डा। इससे क्या आ जाएगा x + 6 बराबर कितना 2 लैम्डा। ठीक है, ये z दे रखा होगा, एक बार देख लीजिए, ये दूसरे वाला ना z होगा। ठीक है, गलती से छप गया होगा, x 2 नहीं आएंगे इसमें, गलती से छप गया, ये z है। ठीक है, ये वाला क्या आएगा z आएगा, z आएगा x y और z। ठीक है, यहाँ से हमारा z का मान निकलेगा। तो x का मान निकालिए, x बराबर 2 लैम्डा - 3, y बराबर 4 लैम्डा + 5, z बराबर 2 लैम्डा - 6। तो लिख देंगे रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का क्या निकालना हमें, सदिश समीकरण निकालना। तो रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर xi + yj + zk। तो r वेक्टर बराबर x का मान बोलिए कितना 2 लैम्डा -3 इंटू i, y का मान रख दीजिए 4 लैम्डा + 5j, z का मान रख दीजिए 2 लैम्डा -6 इंटू k बराबर, इसकी इसमें गुना करेंगे माइनस की 3i प्लस की 5j माइनस की 6k। लैम्डा वाले एक साथ रख लेंगे और लैम्डा कॉमन भी ले लीजिए। जब लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2i आएगा, 2i लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 4j आएगा, प्लस का 4j और प्लस का 2k आएगा। ठीक है, तो ये r वेक्टर बराबर जो कि अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, तो ये इस समीकरण ये कार्तीय रूप दे रखा था और ये हमने इसका क्या निकाल दिया, सदिश रूप निकाल दिया। ठीक है, करिए। चलिए अब 4 का घ पाठ देखिए, अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हल करना। ठीक है, तो ये भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो 4 का घ पार्ट। ठीक है, तो अवकल समीकरण देखिए क्या दी, log dy/dx बराबर 3x + 4y, इसको हल करना। तो dy/dx बराबर कितना आएगा, देखिए यदि log x बराबर y हो, log x बराबर कितना हो y, तो x बराबर होता है e की पावर y के बराबर। तो dy/dx कितना आ जाएगा, e की पावर 3x + 4y। ठीक है, इसको ऐसा लिख लीजिए, dy/dx बराबर e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, अलग अलग कर लीजिए।
एक्स वाले अलग सेपरेट कर दीजिए और वाई वाले अलग सेपरेट कर दीजिए। तो डी वाई है तो इसे इधर लाइए, डी वाई बटे e की पावर 4y e की पावर 3x इंटू डी एक्स ऊपर चले जाएगा, तो e की पावर -4y इंटू डी वाई ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। समाकलन कर दीजिए दोनों ओर समाकलन करने पर। चलिए समाकलन का साइन आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर -4y डी वाई बराबर इंटीग्रल e की पावर 3x इंटू डी एक्स। कर दीजिए समाकलन, e की पावर -4y बटे -4 आएगा, इसका भी कर दीजिए e की पावर 3x/3 और प्लस कितना c आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा और भी आ गया, वैसे तो हल कर सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, या इतना भी ठीक है ही। ठीक है, कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। चलिए 5 का क्या पार्ट देखिए, इसमें 5 पार्ट दिए और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का है, तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें 5 पार्ट करने, 5 ही पार्ट दिए होंगे, 5 ही करने होंगे। तो देखिए क्या पार्ट में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर, कोई संबंध दे रखा ए बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट। तो सच दैट को 2 बिंदी लगा के भी डिनोट कर देते हैं, या इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, सच दैट ऐसा है कि, ठीक है, a माइनस बी 2 से विभाजित है, एक तुल्यता संबंध है। तो जो संबंध तुल्यता संबंध होता है, ठीक है, देखिए आपने परिभाषा भी पढ़ी होगी तुल्यता संबंध की, जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले, ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसको स्वतुल्य चेक करेंगे। भाई आर बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, आर बराबर, आर के अंदर ए बी दे रखा, जो बिलोंग करता है किसको, जेड क्रॉस जेड को, सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो ये दे रखा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, स्वतुल्य देखेंगे। तो चलिए पहला हेडिंग लिख लीजिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य जो खुद का खुद से संबंध हो, स्वतुल्य संबंध। चलिए स्वतुल्य संबंध चेक करिए, स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। स्वतुल्य संबंध में ए और ए बिलोंग करना चाहिए वो आर को। तो ये देखिए ए माइनस ए 0 आएगा, 0 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, भैया 0 तो सभी से विभाजित होता है। ठीक है, ये 2 0 बटे 2 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो 0 जो संख्या है वो सभी से विभाजित होती है। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि a माइनस ए 2 से विभाजित है, a माइनस ए 2 से विभाजित है। हम जानते हैं a माइनस ए 2 से विभाजित है, तो इसीलिए देखिए क्या आएगा, इसीलिए a माइनस ए 2 से विभाजित है तो a बिलोंग कर जाएगा, a बिलोंग कर जाएगा किसको, r को। अतः r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सममित संबंध देखेंगे इसको। ठीक है, क्या देखेंगे इसके बाद, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध बी का ए से हो जाए तो सममित संबंध कहलाता है। देखिए जैसे मान लिया कोई संख्या, मान लिया 4 है, तो 4 2 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो वो -4 भी 2 से विभाजित होगी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो -a माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जो संख्या 2 से विभाजित है तो उसको में माइनस लगाएंगे तो भी वो 2 से विभाजित होगा ही होगा।
तो सममित संबंध में ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर ला कर दिखाना हमें। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तब अवश्य ही माइनस a माइनस बी या b माइनस ए 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अर्थात ए बी यदि बिलोंग करता है किसको, आर को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ठीक है, अतः संबंध आर सममित संबंध है। इसके बाद क्या देखेंगे, संक्रामक। यदि तीनों संबंध हो जाएंगे तो दिया गया संबंध कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए संक्रामक संबंध पहले इतना नोट कर लीजिए, ऊपर लिखूंगा, नीचे थोड़ी जगह कम है। संक्रामक संबंध क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी से हो वही बी का सी से हो और वही संबंध ए का सी से हो जाए, तो संबंध कैसा कहलाता है, संक्रामक। तो देखिए इसमें लिख देंगे हम जानते हैं कि यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है तथा b माइनस सी भी 2 से विभाजित है, तब अवश्य ही a माइनस सी 2 से विभाजित है। देखिए कैसे होता है, मतलब ये तुम कोई संख्या ले लीजिए। ठीक है, तुम संख्या ऐसे ले लीजिए, मान लिया तुमने ले लिया 4 माइनस 2 ले लिया, 4 माइनस 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। ये हमने ए ले लिया और ये क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो ए बी इसको बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, फिर ले लिए 2 माइनस 0 भी 2 इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो फिर a माइनस सी देखिए, या ऐसे लिखेंगे। फिर यदि हम दोनों को जोड़ें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 0 माइनस 4 भी a। ठीक है, तो मतलब कहने का a और c भी 2 से विभाजित होगा। तो या पहले थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का योगफल। ठीक है भाई, ये भी 2 से विभाजित है, जो संख्या 2 से विभाजित हो उससे आगे वाले भी 2 से विभाजित हो, तो उनका योगफल भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तब अवश्य ही a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अर्थात क्या आ जाएगा, ये b से b कट गए, a माइनस सी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात ए बी बिलोंग करता है किसको, आर को, और बी सी बिलोंग करता है आर को। तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, ए सी बिलोंग कर जाएगा किसको, आर को। ठीक है, इसलिए संबंध आर, इसलिए संबंध आर कैसा भी है, ये संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध
है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये 5 का क्या पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए 5 का ख पार्ट देखिए। 5 का ख पार्ट। ए बराबर दे रखा है इन्होंने 2, 1, 3, -4 तथा बी बराबर कितना दे रखा 1, -1, -2 और कितना दे रखा 3। और सिद्ध करना ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले ये वाली साइड निकालेंगे ए बी इन्वर्स। ए बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ए का मान लिख लीजिए 2, 1, 3, -4। बी का मान लिख लीजिए 1, -1, -2, 3। इनकी गुणा कर लीजिए। इसकी गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2, -3, -4 प्लस के 9। इसकी गुणा इसमें करेंगे 1, +4। इसकी इसमें करेंगे -2, 4 तिया 12। ठीक है, चलिए घटा दीजिए। इसमें से घटाएंगे -1 प्लस के 5 बचेंगे और माइनस के 14 हो जाएगा ना। माइनस के कितना हो जाएगा 14। तो ये किसकी वैल्यू? ए बी की वैल्यू। सारणी के बी का मान निकालिए। पहले सारणी के बी का निकालिए। सारणी के बी कितना आएगा 14 -25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? ठीक है, -11 बच जाएगा। तो अभी हमें ए बी इन्वर्स निकालना। तो ए बी इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए बी इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/, सारणी के बी। सारणी का ए बी तो हमने निकाल लिया और एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी के लिए माना सी मान लीजिए, माना C1 कह दीजिए, माना C1 ए बी के सहखंडों का आव्यूह है। सहखंडों का आव्यूह है। तो पहले C1 निकाल लो। 2/2 में C1 कैसे निकालते हैं? पहला प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। प्लस माइनस कैसे लेते हैं भैया? ये एलिमेंट होता है A11। ये कितना होता है A12, A21, A22। 1 और 1 को जोड़ेंगे, सम संख्या आएगा। सम संख्या आएगा तो प्लस लेंगे। 1 और 3 विषम संख्या, विषम है तो माइनस आएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 विषम संख्या, विषम संख्या से माइनस आएगा। 2 और 2 4, सम संख्या से प्लस आएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए बता दीजिए। सबसे पहले इसके लिए देखिए क्या आएगा। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, -14 आएगा। फिर इसके लिए देखना, जैसे उसके लिए देखना तो इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए। 5 नज़र आ रहा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जैसे इसके लिए देखना, इसके लिए देखना तो इसके सामने कैसे ढक दीजिए, इसे ढक दीजिए, 5 नज़र आएगा ना। इसके लिए बताइए -1, -1। तो C1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? -14, -5, -5, -1। एडजॉइंट ए बी C1 का डैश। एडजॉइंट ए बी बराबर क्या आएगा? C1 का डैश। चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं। -14 इस रो को कॉलम में बदल देंगे। -5 इधर आ जाएगा, -5 और -1। किसकी वैल्यू? ये एडजॉइंट ए बी की वैल्यू। अब ए बी का इन्वर्स निकाल दीजिए। ठीक है, वी नो दैट ए बी का इन्वर्स बराबर 1/, सारणी के बी इंटू एडजॉइंट ए बी के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/, सारणी का मान बताना -1/11 और इसका मान रख दीजिए
-14 -5 -1, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेना, तुम नेक्स्ट लाइन में ले लेना, मैंने तो चलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी किसका मान निकाला, ए बी इनवर्स, फिर मैं बी इनवर्स निकाल लूँगा, ए इनवर्स निकाल लूँगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। वो इसके बराबर आना चाहिए, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इसको नोट करिए। चलिए, तो भी मैंने ए बी इनवर्स निकालना, अब मैं बी इनवर्स ए इनवर्स निकालूंगा। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले सारणिक बी निकालना पड़ेगा, सारणिक बी 3 आएगा और माइनस माइनस प्लस से एक फार्मूले में -3 माइनस से माइनस जाएगा, 2 बराबर 1 आ जाएगा। माना C2 मानना आपके, पहले वही C1 तो मान चुके थे, माना C2 बी के सहखंडों का आव्यूह है, सहखंडों का आव्यूह है। तो C2 निकाल लो। C2 कैसे निकालते हैं बताइए भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ देखना क्या आएगा, B से निकालना, इसे ढकेंगे तो 3 आएगा, इसे देखो माइनस के 2 आएगा, और इसके लिए देखो भैया इसको ढको माइनस के 1 आएगा, और इसके लिए 1 आ जाएगा। तो C2 बराबर कितना आ गया, 3 1 2 1। एडजॉइंट बी निकालिए, एडजॉइंट बी C2 का डैश, तो ये आ जाएगा भैया 3 2 1 1। एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। बी इनवर्स का मान बताइए, बी इनवर्स का मान बोलिए क्या होता है, बी इनवर्स बराबर 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ कि सहखंडों का आव्यूह है, यहाँ पे लिख लेना आव्यूह है। तो बी इनवर्स बताइए क्या आ जाएगा, 1/1, ठीक है। एडजॉइंट बी का मान बता दीजिए, 3 2 1 1। तो बी इनवर्स के बाद अब ए इनवर्स निकालिए। तो पहले सारणी के का मान निकालना, सारणी की -8 -3 -11 माना C3 ए के सहखंडों का आव्यूह है। तो पहले C3 निकाल लीजिए। C3 के लिए प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। ए के देखने भैया, ए के सहखंडों का आव्यूह देखना, -4, इसके लिए देखो 1, यहाँ के लिए देखना 3, इसके लिए देखना 2। तो C3 कितना आ गया, -4 -3 -1 2। एडजॉइंट ए निकालिए, C3 का डैश, C3 का डैश, चलिए डैश कर दीजिए भैया इसका, -4, रो को कॉलम में बदल देते हैं, -1 -2 वो -3 और 2। तो ए का इन्वर्स बोलिए, ए के इन्वर्स का फॉर्मूला, ए का इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए माइनस के 1/11। एडजॉइंट ए का मान रख दो, -4 -1 -3 2 आ जाएगा। किसका मान आ गया, ये ए इनवर्स का मान आ गया। और हमें तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना, तो इनकी गुणा कर दीजिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान। अब तो बी इनवर्स का मान रख दो, -1/11 रख दो, बाहर ही ले लो। बी इनवर्स का मान बताना ज़रा, बी इनवर्स का मान बताना, ये रहा
3 2 1 1 और ए इनवर्स का ये रहा 1/11 तो यहाँ ले लिया मैंने, ये -4 -1 -3 और 2 गुणा करके यही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, -1/11 मल्टीप्लाई करिए, -4 तिया 12 माइनस का 1, ठीक है भैया, इसकी इसमें गुना करेंगे, 4 तिया 12 आएगा और इसकी इसमें करेंगे, माइनस का कितना आएगा 1, आगे करिए -3 तिया 9 और प्लस का कितना आएगा 2 आएगा, है ना। फिर इसकी इसमें करिए -8 और माइनस का 1, इसकी इसमें करिए -6 और प्लस के कितने 2, ठीक है। तो ये देखिए इसके बराबर आना चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ होगी ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा एक गलती ना यहाँ पे हो गई, जब C2 का डैश करेंगे तो 3 1 इधर आना था, ये 3 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आना था। तो B का इन्वर्स निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा भैया 3 2, यहाँ पे आएगा कितना 3 2 1 1 आ जाएगा, 3 2 1 1, ये छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। चलिए तो मान निकालिए किसका, B इन्वर्स और A इन्वर्स का। तो यहाँ पे 3 2 कर दीजिए और ये 1 1 कर दीजिए, कितना 1 और 1, अब मल्टीप्लाई करिए, अब आ जाएगा, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, किस में करेंगे, 4 तिया 12 और माइनस के कितना 2 14 बिल्कुल आ जाएगा, माइनस के 9 और प्लस के 4 आएगा, माइनस के 4 आएगा और माइनस के 1 आएगा, माइनस के 3 आएगा, प्लस के 2 आएगा। तो -1/11, ठीक है, -14 -5 -5 -1, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा 1/11 14 5 -5 और -1। समीकरण क्या मान लेंगे इसको, सेकंड। देखना इसी के जैसा आ गया, इसी के जैसा आ गया। तो ए बी इन्वर्स का जो मान है वो किसके बराबर है, पी, ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध करना था, ये आ गया ए बी इन्वर्स बराबर किसके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आसान ही है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। तो 5 के जितने भी पार्ट हैं वो सब 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, कर लीजिए। फाइव का गैप पार्ट देखिए, y बराबर ये दिया, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। 5 का कौन सा पार्ट है, गैप पार्ट। y बराबर क्या दिया, कोस x की पावर 10x और प्लस x की पावर x। देखिए जब भी चर की पावर चर हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो दोनों साइड लोग लेकर सोल्व करते हैं। पर तुम यहीं पर ना लोग ले लेना कभी। देखिए कुछ लोग, हाँ कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ना यहीं पे लोग ले लेते हैं, लोग y बराबर ऐसे लिख लेते हैं और ये गलत हो जाता है। लोग कोस x की पावर 10x, ऐसे नहीं लोग ले सकते भाई। जैसे दोनों साइड लोग लेते हैं ना, तो वो वैसे तो इस तरीके से लिया जाएगा, लोग y बराबर, जब दोनों साइड लेते हैं लोग ये आएगा और ये सारा वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कोस x की पावर 10x और प्लस x की पावर x, ठीक है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, और ये जो लोग ले लिया ये गलत ले लिया, ठीक है। जब दोनों साइड लोग लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, ठीक है भाई। ऐसे लेने से सोल्व नहीं होने का, लोग तो सही लिया यहाँ पे, पर ये तरीका सोल्व करने का नहीं है। इसका अलग लोग होना चाहिए, इसका अलग लोग होना चाहिए। तो इसे ना y1 और y2 मान के करते हैं इनको, ठीक है। दोनों साइड लोग लेके, मतलब ऐसे भी मत लेना तुम लोग। इसमें देखिए सही तरीका क्या है इसका सोल्व करने का।
इसको मानते हैं y1। माना y1 बराबर कोस x की पावर tan x, y2 बराबर x की पावर x। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। तो जब इसे y1 y2 मानना तो तब बताइए क्या आ जाएगा। y बराबर इसको y1 मानना और इसको y2 मानना, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। समीकरण नंबर इसको थर्ड मान लीजिए। अब देखिए dy1 बटे dx का मान इससे निकलेगा, dy2 बटे dx का मान सेकंड से निकलेगा, तो फर्स्ट सेकंड से निकाल कर इसमें ही ला के रखने हैं। तो समीकरण 1 में पहले लॉग ले लीजिए दोनों साइड। समीकरण 1 में दोनों ओर लॉग लेने पर चलिए लॉग लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा log y1 बराबर log कोस x की पावर कितना tan x आगे आ जाएगा। तो log y1 बराबर tan x इंटू log कोस x आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। 1/y1 dy1 बटे dx आएगा। फर्स्ट सेकंड से करेंगे। tan x को ऐसे ही रखना, इसका अवकलन करो log कोस x का, 1/cos x आएगा। कोस x का भी करेंगे माइनस साइन x आएगा, ठीक है। प्लस अब के log कोस x को ऐसे ही रखिए, log कोस x को ऐसे ही रखिए। tan x का करेंगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर x के बराबर आएगा। चलिए dy1 बटे dx का मान निकालिए। y1 इधर चला जाएगा, y1 का मान भी रख देना, कोस x की पावर tan x, ठीक है। और क्या बच जाएगा साइन बटे कोस, tan ही हो जाएगा ना, tan माइनस के tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, माइनस के tan स्क्वायर x प्लस log कोस x इंटू सेक स्क्वायर x आएगा। अब समीकरण सेकंड में लोग ले लीजिए। समीकरण क्योंकि अभी dy2 बटे dx का मान इसी से ही निकलेगा। समीकरण सेकंड में दोनों ओर लोग लेने पर, समीकरण सेकंड में दोनों ओर लोग लेने पर log y2 आएगा। log y2 बराबर log x की पावर x आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। 1/y2 आएगा, फिर y2 का करेंगे dy2 बटे dx। x को ऐसी रखिए log x का 1/x, log x को ऐसी रखेंगे, x का 1 हो जाएगा, x कट जाएगा, dy2 बटे dx। y2 का मान रख दीजिए, y2 का मान ये रहा, x की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस कितना log x। अब ये दोनों मान कहाँ रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, ठीक है। किस किस का मान dy1 बटे dx व dy2 बटे dx के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे, ठीक है। dy1 का मान वहाँ से रख देंगे और इसका मान रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का गया है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए घ पार्ट देखिए। 5 के घ में यदि फलन f(x) बराबर ये दे रखा, x बराबर 3 पर सतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कोई फलन सतत होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें ए और बी का मान निकालना, तो ये हमें तीनों बराबर लेकर चलने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन। पहले तो निकाल लीजिए, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, LHL बोलते हैं,
एच एल एक्स बराबर 3 पर निकालना, ठीक है। तो लिमिट क्या लिखते हैं हम इसको, x टेंस टू 3 नेगेटिव लिखते हैं और एफ एक्स लिखते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लिमिट s टेंस टू 0 f 3 माइनस एच के बराबर होती है। 3 में से h घटेगा तो 3 से छोटा, x का मान देखना 3 से छोटा, x 3 से छोटा पहले में है, तो ये हमें पहले वाला लेना पड़ेगा, और पहले वाले में x की जगह ये रख देंगे भाई, क्योंकि एफ एक्स इसके बराबर है तो f 3 माइनस एच, एक्स की जगह 3 माइनस एच रखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, h की जगह 0 रखेंगे तो 3a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। आर एच एल निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, किस तरह नोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे और ये एफ एक्स होता है, और ये आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 के बराबर f कितना 3 प्लस h, 3 में कुछ जुड़ रहा तो 3 से बड़ा, x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला छांटना पड़ेगा, तो 3 में कुछ जुड़ रहा 3 से बड़ा तो होगा ही, और x 3 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन छांटना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह ये रखना इस वाले फंक्शन में, तो b तो है भैया, x की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस h, और प्लस का कितना 3, h 0 को टेंड कर रहा तो 0 रख दीजिए, तो ये 3b प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। आर एच एल का मान है, आर एच एल का मान है, वैल्यू फंक्शन निकाल लीजिए, f3 का मान निकाल लीजिए। अब क्या x बराबर 3 ही है, तो बराबर देखिए किस में आ रहा, ये आ रहा बराबर, भाई लेस देन भी और बराबर भी है, तो f3 इससे निकलेगा, x की जगह 3 रख दूँ तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब लिख देंगे चूँकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर कैसा है, ये सतत है, सतत है, तो तब बताइए क्या आएगा, LHL बराबर RHL और बराबर वैल्यू फंक्शन मतलब f3, LHL का मान बताना, LHL का मान 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, LHL वो RHL का मान बताना, RHL का मान हीरा वो हीरा, ठीक है, 3b प्लस 3, f3 का मान 3a प्लस 1, तो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 दोनों एक ही हैं, तो इसको तो एक बार ही लिख सकते हैं, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, इसको इधर ले आओ, 3a माइनस 3b बराबर 3, 1 को उधर ले जाएंगे, 3a माइनस 3b बराबर 2 आ जाएगा। तो ये तो एक समीकरण आ गया, ठीक है। तो किसका मान आ गया, ये समीकरण का मान आ गया, ठीक है। तो ये तो एक संबंध आ गया, किसमें, ए में और बी में संबंध है, ठीक है। तो जो कि ए और बी में क्या है, एक संबंध है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए और देख लीजिए आंसर भी क्या दे रखा है इसका एक बार, ठीक है। अनसोल्ड में देख लीजिए या बुक में भी क्वेश्चन है, ये बुक में भी देख सकते हैं। तो ये तो संबंध ही दे रखा है, 3 से भाग कर रखा है इन्होंने, a माइनस बी बराबर 2/3, वैसे तो यहाँ तक भी सही है, और a बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, b प्लस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो b के मान वैसे इनफाइनाइट आ सकते हैं, b की वैल्यू a और b के मान इनफाइनाइट आ सकते हैं। सपोज हमने b का मान 0 ले लिया, तो a और b के मान वे होंगे जो इससे संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि मैंने b 0 ले लिया, a बराबर 2/3 आ जाएगा, b बराबर 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बस ए और बी में क्या आ गया, एक संबंध आ गया, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, चलिए 5वीं का डे, फलन एफ एक्स बराबर ये दे रखा के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है और किस में ये ह्रासमान है। हमें ये देखना किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है, ठीक है। तो ये हमें फलन दे रखा, तो देखिए जिस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फलन उसमें कैसा होता है, वर्धमान।
और जिसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है उसमें फलन कैसा होता है, हासमान होता है। तो चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट मान लो इसको, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 एक्स माइनस के 72 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर कॉमन कितना आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, 12 6 72, ठीक है, इसके फैक्टर कर दीजिए। तो एफ डैश, आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस की 6, एफ डैश एक्स बराबर 12 तो भैया है ये, तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 आएगा। तो ये देखिए भैया एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 तो है ये, x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस कितना आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए तो x के मान निकलेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, चलो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो x का मान -2 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 3। फिर एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, x बराबर -2 यहाँ पे आएगा, x बराबर 3 कहीं यहाँ पे आएगा, x बराबर ये -2 है और ये x बराबर 3 है, तो 3 अंतरालों में टूट गया ये। तो जिस अंतराल में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, चलिए यहाँ से पता लगेगा, -2 से छोटी कोई वैल्यू लेके दो, -2 से छोटी -3 होती है, -3 इसमें रख के देखना, तो -3 रखूँगा तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे। तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स 0 से कैसा आ रहा, बड़ा आ रहा, तो इस अंतराल में कैसा होगा, वर्धमान होगा। चलिए 2 से इनके बीच में देखिए, इनके बीच में 0 भी आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, कोई भी एक नंबर लेकर देख लो इनके बीच में कोई भी, ठीक है, वैसे तो -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0 मुझे आसान लग रहा है, इसमें 0 रख के देखूंगा मैं, यहाँ 0 और ये प्लस का माइनस का माइनस आएगा, तो एफ डैश एक्स इस अंतराल में 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेकर देख लो, 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, चलो 4 ले लेते हैं, 4 में से 3 गई, प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस ही आएगा, तो एफ डैश एक्स इस वाले अंतराल में भी 0 से कैसा आ रहा, बड़ा आ रहा। तो लिख देंगे एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, 4 होल, एक्स बिलोंग करता है किसको, एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, ठीक है, और ठीक है, एक्स बिलोंग करता है किसको, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए दिया गया फलन अंतराल कौन कौन से में, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी में वर्धमान है, तो यही बताना था किस अंतराल में वर्धमान है। हासमान देख लीजिए, ठीक है, और एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, 4 होल, यदि एक्स किसको बिलोंग करता है, माइनस इसके बीच का कोई भी मान ले लेंगे, यदि -2 और 3 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अतः दिया गया फलन, ठीक है, इस अंतराल में कैसा है, हासमान है।
तो लिख देंगे। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन है। चलिए भैया इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इसमें इतना ही करते हैं। P5 के हमने ये सारे पार्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो 6 और 7, 8, 9 क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सेकंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।